नमस्कार। कल हमने बात की थी मगध के उत्कर्ष के बारे में कि किस तरीके से मगध का उत्कर्ष हुआ। हमने डिस्कस किया था मगध की दो राजधानियों को, जिनमें से पहली राजधानी थी राजगृह, जिसको प्राकृत भाषा में राजगाह कहा जाता था। प्राकृत भाषा मतलब जो उस समय के जनमानस की आम भाषा थी, उसे प्राकृत भाषा कहा जाता था। और प्राकृत भाषा में राजगृह को राजगाह कहा जाता था। ये मगध की पहली राजधानी थी। 5 पहाड़ियों से घिरे होने के कारण इसकी स्थिति बिल्कुल अभेद्य थी। और साथ ही जो इसकी दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना हर्यक वंश के राजा उदयन के द्वारा की गई थी। और यही पाटलिपुत्र आगे चलकर के 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है पटना। एक तो ये दोनों राजधानियां जिस कारण से मगध शक्तिशाली बना, क्योंकि पाटलिपुत्र जो नगर था ये भी 3 नदियों से घिरा हुआ था, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। तो इन तीनों नदियों से घिरे होने के कारण पाटलिपुत्र की स्थिति कुछ ऐसी थी कि संचार के साधन आसानी से उपलब्ध थे। मगध की उत्कर्ष के लिए एक और कारण जो जिम्मेदार है वो है मगध की सामरिक स्थिति, मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध जो है उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत इसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित करते थे। हम सभी जानते हैं कि विंध्याचल पर्वत भारत को ठीक 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थित भारत का जो ऊपरी भाग है उसे उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, और विंध्याचल पर्वत से नीचे भारत का जो हिस्सा है उसे दक्षिण भारत कहा जाता है। तो यही विंध्याचल पर्वत उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी और पश्चिम में चंपा नदी, ये चारों ही मगध की भौगोलिक स्थिति बनाते हैं। और इस भौगोलिक स्थिति के कारण मगध को काफी फायदा मिला। इसके अलावा मगध को बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासक मिले, जिन्होंने मगध को दिनों दिन रात रात मेहनत करके आगे बढ़ाया। इनकी जो कूटनीतिक नीतियां थी, राज्य विस्तार की नीतियां थी, उनकी वजह से 16 महाजनपदों में से मगध महाजनपद एक बहुत बड़े राज्य के रूप में उभर करके आया। इसके अलावा मगध के जो जंगल थे वहां पे हाथियों की प्रचुर मात्रा थी। हाथियों को मगध की सेना में सम्मिलित किया गया, और हाथियों को मगध की सेना में सम्मिलित करने का उन्हें 2 फायदा हुआ, 2 लाभ हुए, जिनमें से पहला ये कि जो दलदली भूमि होती थी वहां पे हाथी काफी फायदेमंद होते थे घोड़ों की अपेक्षा में। दूसरे, जो सुदृढ़ किले होते थे उनको तोड़ने में भी हाथी काफी कारगर सिद्ध होते थे। तो हस्ती सेना के कारण भी मगध को काफी फायदे मिले। इसके अलावा पैदल सेना, घुड़सवार सेना और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना भी मगध के पास थी। मगध का जो जंगल था, हाथियों की प्रचुरता तो थी ही, लेकिन राजगृह के पास जो मगध की पहली राजधानी थी, लोहे के अपार भंडार थे, और इस लोहे का उपयोग किया गया विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को बनाने में, उपकरणों को बनाने में। तो बहुत ही नवीनतम अस्त्र शस्त्रों से लैस मगध की सेना थी। और सबसे मुख्य कारण मगध के उत्कर्ष का ये था कि मगध में अनार्थों की काफी संख्या थी। प्राचीन भारत में अनार्थ शब्द आता है उन व्यक्तियों के लिए जो रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। हम आज भी देखते हैं कि कोई भी समाज है, चाहे वो अभी वर्तमान का है
प्राचीन काल का है या फिर भविष्य में कोई भी ऐसा समाज हो जो रूढ़िवादिता को बल दे, वहाँ पे प्रगति कभी भी फलीभूत नहीं हो सकती है। और जिस समाज में रूढ़िवादिता का अंत किया जाता है वो समाज प्रगतिवादी होता है। तो इसी प्रकार से मगध के जो लोग थे, मगध की जो प्रजा थी, वो रूढ़िवादी नहीं थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उन्होंने समर्थन नहीं किया और इसी कारण मगध का जो समाज था वो प्रगतिशील था। और प्रगतिशीलता ही किसी भी समाज को आगे तक लेकर के जाती है। तो निष्कर्षतः इन सभी कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ और कहीं ना कहीं 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली हुआ और आगे चल कर के मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य ने यहाँ पे जन्म लिया। धन्यवाद।